एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम के बारे में। दोनों ही चैप्टर बहुत छोटे हैं और इससे 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसी वजह से इसको मैं एक ही वीडियो में आपको कवर कराऊंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है। यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो उत्सर्जन तंत्र है इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलके ये काम करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे होते हैं? अगर हम ह्यूमंस की एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे होगा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि उत्सर्जन तंत्र का काम क्या होता है, वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं। पहला फंक्शन इनका होता है एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बनता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है और इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट ये यूरिन के द्वारा बाहर निकालने का काम करते हैं। ये इनका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे इनका ये फंक्शन भी है कि ये हमारे ब्लड एंड प्लाज्मा के ऑस्मोटिक लेवल को बना करके रखते हैं। यहाँ पे जो ऑस्मोटिक लेवल ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा लिखा हुआ है इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे प्लाज्मा में कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स का एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसके अलावा बॉडी का जो हाइड्रेशन होता है उसमें भी ये काम आते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये भी काम होता है कि जो भी हमारे आयंस होते हैं ना, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सारे जो आयन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको भी मेंटेन करके रखने का काम इन्हीं का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ दोज ड्रग्स दैट डू नॉट गेट मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। इसके अलावा इनका ये भी काम होता है कि जो भी ड्रग्स मेटाबोलाइज नहीं हुए हैं लिवर में उनके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करे। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं तो इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, और इन्हीं दोनों को मिला करके कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें टूटती भी हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती भी हैं। अगर कोई चीज़ टूट रही है यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी हो रहा है उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और अगर किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और इन्हीं दोनों जो प्रोसेस होते हैं इनको मिला करके कह दिया जाता है मेटाबॉलिज्म। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो एक्सक्रीशन होता है, जो उत्सर्जन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जो भी उत्सर्जन होता है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट वाला यहाँ पे है अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन, सेकेंड यहाँ पे है यूरोटेलिक एक्सक्रीशन, थर्ड यहाँ पे है यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन। इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन की तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर अगर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, अमोनिया के फॉर्म में वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो उनको हम रखते हैं अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन की कैटेगरी में। यहाँ पे अमोनिया निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में और ये हाईली टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये डेंजरस होता है। कहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी? तो जो भी फ्रेश वाटर के एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो वो अमोनिया के रूप में निकलता है, तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसको ना आप एक्वेटिक एनिमल्स में देखेंगे। सेकेंड यहाँ पे है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन में यूरिया के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है और ये लेस टॉक्सिक होता है, इसी वजह से इसको कम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। कहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी? तो जो भी मैमल्स होते हैं जिसमें ह्यूमन एंड डॉग भी आते हैं, इसके अलावा एम्फीबियन, फ्रॉग एंड टोड भी आते हैं, कुछ फिशेस भी यहाँ पे आती हैं, बट मेनली यहाँ पे मैमल्स एंड एम्फीबियन आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड कैटेगरी जो है वो है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन में यूरिक एसिड बाहर निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, यानी बहुत कम ये टॉक्सिक होगा, इसी वजह से इसको बहुत ही कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है इसको फ्लैश आउट करने के लिए।
कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो जो भी बर्ड हैं, रेप्टाइल हैं एंड इंसेक्ट है, उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ये है टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन तो पढ़ा, लेकिन कोई चीज़ अगर बॉडी में बनी है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बाहर निकालना है तो उसके लिए कुछ ऑर्गन्स तो होंगे जिसको कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जी अंग भी अलग अलग होते हैं। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वजह से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से एनिमल हैं और उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, यानी कि अमीबा की अगर हम बात करें तो इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको कहते हैं प्लाज्मेलेमा। पोरीफेरा जो कि स्पॉन्जेस की कैटेगरी में आते हैं, और सीलेंट्रेटा ये बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन करते हैं। लैटीहेल्मिन्थिस जो होते हैं जैसे कि टीनिया एंड फैसियोला, ये फ्लेम सेल के द्वारा अपना जो भी उत्सर्जन है उसको करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो लैटीहेल्मिन्थिस का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो फ्लेम सेल होगा। अगर हम यहाँ पे एनिलीडा जो क्लासिफिकेशन होता है एनिमल किंगडम का, जिसमें कि अर्थवॉर्म आते हैं, तो इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है नेफ्रीडिया। ऑर्थ्रोपोडास जिसमें कि कॉकरोच आता है, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। स्पाइडर की बात करें तो इनमें कोक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं। अगर हम किसी भी वर्टिब्रेट्स की बात करें जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनी होता है। इसके अलावा जो क्रस्टेशियंस आते हैं इनको आप कह सकते हैं कि एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडास होते हैं, इनमें प्रॉन भी आता है। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है एंटेने या फिर ग्रीन ग्लैंड, हरी वाली जो ग्रंथि होती है, तो ये इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किडनी आएगा जो कि जोड़े में होता है, यूरेटस वो भी जोड़े में होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन कौन सा पार्ट है, तो 2 किडनी होगी, 2 यूरेटर होंगे, एक यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होगा और एक यहाँ पे यूरेथ्रा होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे किडनी के बारे में। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेन ऑर्गन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन सा है, तो वो किडनी है। किडनीज आर दी मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी किस कलर की होती है, किस शेप की होती है, तो ये डार्क रेड कलर की होती है और बीन शेप की होती है। हमारी जो किडनी होती है ना, वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, या फिर आप कह सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, सेकेंड पार्ट यहाँ पे होता है रीनल मेड्यूला, थर्ड पार्ट यहाँ पे होता है रीनल पेल्विस। तो ये 3 पार्ट होते हैं किडनी के। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके लिखा है, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हमारी दोनों जो किडनी होती है उसमें नेफ्रॉन मिलियंस की संख्या में होते हैं और ये एक साथ काम करते हैं ब्लड को फिल्टर करने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं इनमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला यहाँ पे आता है बोमन्स कैप्सूल, सेकेंड यहाँ पे पार्ट आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, थर्ड पार्ट यहाँ पे आता है लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पे आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये बीच वाला, इसी को कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। ये वाला यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है ना, ये होता है बोमन्स कैप्सूल। यहाँ का जो पार्ट है ना, इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे ये जो लूप क्रिएट होता है ना इतना बड़ा, इसी को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। तो ये 3 पार्ट होता है नेफ्रॉन का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो बात हो गई किडनी की और उसमें पाए जाने वाले नेफ्रॉन की। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑर्गन्स की बात करेंगे, वो है यूरेटस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किडनी से यूरेटर लगा हुआ है, एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे यूरेटर भी 2 होते हैं, यानी कि एक एक किडनी से एक एक यूरेटर निकल रहा होता है। ये होते हैं यूरेटर्स। इमेज से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेटर्स का काम क्या होता है, तो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ये लेकर के आते हैं, यानी कि मूत्राशय में ये इसको लेकर के आते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं इनका काम क्या होता है, तो
तो ये यूरिन को स्टोर करके रखते हैं और तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक मिक्ट्यूरेशन नहीं हो जाता। अब ये मिक्ट्यूरेशन का क्या मतलब होता है, तो जो भी यूरिन है उसको बॉडी से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को ही मिक्ट्यूरेशन कहा जाता है। और जब तक ये बाहर नहीं निकल जाता बॉडी से तब तक वो यूरिन स्टोर रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो लास्ट यहाँ पे ऑर्गन है वो यूरेथ्रा है। इसको आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो कि यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है और मेल्स में ये कॉमन पाथ की तरह काम करता है स्पर्म्स एंड यूरिन के लिए। यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का बना तो पूछा जा सकता है कि यूरेथ्रा की ओपनिंग को, यानी यूरेथ्रा जब ओपन होता है इसको कौन सी मसल गार्ड करती हैं, तो स्फिंक्टर मसल ही इसको गार्ड करती हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है, इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है किडनी, जो कि रेड एंड बीन शेप का होता है। उसके भी 3 रीजन होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस। इसके बाद नेफ्रॉन आता है जो कि फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। अब जो नेफ्रॉन होते हैं ना वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। वो होता है बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले। ये 3 जो पार्ट होते हैं वो होते हैं नेफ्रॉन के। इसके बाद यूरेटर आता है जो कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को तब तक अपने पास स्टोर करके रखता है जब तक मिक्ट्यूरेशन ना हो जाए। मिक्ट्यूरेशन का मतलब यूरिन को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं। लास्ट स्टेप यहाँ पे आता है यूरेथ्रा, जिसके द्वारा यूरिन बाहर जाता है। तो ये पूरा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। उसको पढ़ने से पहले आपको बस ये चीज़ जानना है कि हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ब्लड को साफ किया जाता है। अब ये चीज़ तब की जाती है जब किडनी फंक्शन ना करे। किडनी का काम होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करे, लेकिन अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो किडनी अपना काम नहीं कर पाती, तो ब्लड को साफ करने के लिए हीमोडायलिसिस कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, 2 यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हैं कि पाइप लगा दिया जाता है। एक तरफ से ब्लड ऐसे जाएगा, ब्लड पंप होगा और ब्लड यहाँ पे फिल्टर होगा। उसके बाद जो साफ ब्लड होगा ना वो यहाँ से फिर से इकट्ठा होकर के वापस आपकी बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। ये होता है हीमोडायलिसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि स्केलेटन सिस्टम का वेट कितना होता है, तो 20% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि आपकी बॉडी का जितना वेट है उसका अगर आप 20% करेंगे तो स्केलेटन सिस्टम का वेट आ जाएगा। इसके अलावा जो अडल्ट होते हैं इनमें 206 हड्डियां होती हैं, यानी कि 206 बोन्स। लेकिन हम किसी बेबी या चाइल्ड की बात करें तो उनमें ना 300 बोन्स होते हैं। अब ये जो 300 बोन हैं ये बाद में कैसे 206 होता है, तो बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़कर ही एक हड्डियां बना लेती हैं, यानी कि फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में। तो बाद में जब कोई भी बच्चा एडल्ट बनता है तो उनमें केवल 206 हड्डी ही होती है। ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है इसका कौन कौन सा फंक्शन होता है, तो इसका सबसे पहला फंक्शन आप कह सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है। यानी कि अगर केवल मसल्स के बने होते हम तो शायद कहीं एक जगह पड़े होते, यानी ये सपोर्ट करने का भी प्रोवाइड करती हैं। मूवमेंट, यानी कि हम चल फिर पाते हैं तो वो सिर्फ स्केलेटन सिस्टम की वजह से। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। अब आप सोचेंगे कि सुरक्षा कैसे प्रदान करती हैं, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो कपाल अस्थि में सुरक्षित होता है, और जो हमारा ऑर्गन होता है जैसे कि हार्ट हो गया, यानी कि जो भी हमारे नाजुक जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारी बोन्स का होता है, स्केलेटन सिस्टम का होता है। इसके अलावा ये ब्लड को भी प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। अब आप सोचेंगे कि स्केलेटन सिस्टम से ब्लड कैसे बनता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आरबीसी की, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की, तो इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। तो इस वजह से स्केलेटन सिस्टम वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इनका एक फंक्शन और है, वो है मिनरल्स को स्टोर करने का, यानी कि स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हड्डियों में कैल्शियम होता है, तो इस तरीके से ये मिनरल को भी स्टोर करने का काम करती हैं। ये इनके फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो मेनली ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, सेकंड यहाँ पे होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम।
एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में यहाँ पे कुछ एक्सिस सा बनता हुआ दिखाई देता है, इसी वजह से इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और इसको छोड़ के जो भी स्केलेटन सिस्टम होता है उसको रख दिया गया है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर में जो भी बोन्स आती हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल 80 बोन्स आती हैं, 80 हड्डियाँ। अब ये 80 हड्डियाँ होती कौन कौन सी हैं, तो पहली 8 हड्डी अगर हम यहाँ पे देखें तो वो होती है क्रेनियल बोन्स यानी कि कपाल अस्थि। इसके अलावा 14 यहाँ पे फेशियल बोन्स होती हैं। हमारे कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, दोनों कान की अगर हम मिला के बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6 मिडिल ईयर ऑसिकल। अब ये जो हड्डियाँ हैं कान वाली वो कान के मध्य भाग पे पाई जाती हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं मिडिल ईयर ऑसिकल। इसके बाद यहाँ पे होता है हायाइड बोन, जो कि केवल एक ही होता है। यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करेंगे ना तो 29 बोन्स आएंगी और इसी को हम कहते हैं स्कल बोन। यानी कि अगर आपसे पूछे कि स्कल में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं तो 29, इसके बाद भी इसमें बहुत सारी बोन्स आती हैं तभी तो टोटल 80 यहाँ पे बनेगा। अभी यहाँ पे केवल 29 है। इसके बाद 26 बोन्स इसमें आती है वर्टिब्रल कॉलम की, जिसको कि हिंदी में कहते हैं मेरुदंड। एक यहाँ पे होता है चेस्ट बोन जिसको कि स्टर्नम कहते हैं। लास्ट में यहाँ पे आती हैं 24 रिब्स। अब ये जो रिब्स होती हैं इसको पसली की हड्डी कहते हैं। ये जोड़ी में होती हैं 12 पेयर्स, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल बोन्स की बात करें तो 24 यहाँ पे बोन्स होंगी। अब ये टोटल बनता है 80 बोन्स और यही होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये होती हैं क्रेनियल बोन्स यानी कि कपाल की हड्डी, जिसमें कि ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड ये सारी बोन्स आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 14 फेशियल बोन। अब ये जो फेशियल बोन होती हैं ना, इसमें 2 पैलेटाइन बोन होती हैं, जाइगोमैटिक होती हैं, वोमर एक यहाँ पे होती है, नेजल बोन यहाँ पे 2 होंगी, लैक्रिमल बोन होगी, इंफीरियर नेसल कोंका होगा, मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो ये 14 फेशियल बोन होती हैं। इसके अलावा ये होता है मिडिल ईयर ऑसिकल, यानी हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जो कि होता है मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। अब ये जो स्टेपीज है इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्मॉलेस्ट बोन होती है। यहाँ पे आती है हायाइड बोन। अब ये जो हायाइड बोन होती है इनका काम होता है कि ये टंग को एंकरेज प्रोवाइड करें, यानी कि हमारी जो जीभ है उसको ये आधार प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इमेज में आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, जिसमें कि 26 बोन होती हैं। ये है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कि हम स्पाइन या बैकबोन कहते हैं। अडल्ट्स का जो बैकबोन होता है उसमें 26 बोन्स होती हैं, लेकिन अगर हम किसी चाइल्ड की बात करें तो उनमें 33 बोन होता है वर्टिब्रल कॉलम का। बाद में ये आपस में जुड़ जाती हैं तो एक एक बोन बना लेती हैं, तो यहाँ पे वो 26 हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम जहाँ जहाँ से जुड़ा होता है तो उसी के आधार पर इसको भी अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे आता है सर्वाइकल, जिसमें कि 7 बोन्स होती हैं। अब ये चीज़ें जुड़ी होती हैं हमारे नेक से, हमारे गर्दन से। इसके बाद यहाँ पे आता है थोरैसिक, जिसमें कि 12 बोन्स होती हैं और ये पूरा जुड़ा होता है हमारा जो लंग्स होता है वहाँ वाले एरिया से। स्टमक से जुड़ा होता है उसको कहते हैं लंबर, इसमें 5 बोन्स होती हैं। इसके नीचे आता है सैक्रम, जो कि केवल 1 बोन होती है एडल्ट्स में, लेकिन अगर हम बात करें चिल्ड्रन में तो 5 ये रहती हैं, लेकिन बाद में फ्यूज़ हो जाती हैं, तो एडल्ट्स में ये सैक्रम 1 ही बोन होता है। लास्ट में यहाँ पे आती है इसकी पूंछ, जिसको कि कॉकेक्स कहते हैं। अब अगर बात करें एडल्ट की तो उनमें जो कॉकेक्स होता है ना वो 1 ही बोन होती है, लेकिन बच्चों में ये 4 होती है। उसके बाद ये फ्यूज़ हो जाती है तो 1 बन जाती है। एसएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखनी है, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस कर रहे हैं तो सब कुछ कवर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसमें आता है रिब्स। अब ये जो रिब्स होता है ना ये पेयर में होता है, 12 इसके पेयर होते हैं, लेकिन अगर बोन्स की बात करें तो 24 यहाँ पे बोन्स होंगी। इसके अलावा एक जो चेस्ट बोन होती है जिसको कि स्टर्नम कहते हैं, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है स्टर्नम, जिसको कि चेस्ट बोन कहा जाता है।
इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू रिब्स, यहाँ पे लिखा है फॉल्स रिब्स और यहाँ पे लिखा है फ्लोटिंग रिब्स। तो इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे ये जो है ना स्टर्नम, जिसको कि चेस्ट बोन कह रहे हैं, अगर जो हमारी रिब्स की बोन है इससे डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं तो उसको कहा जाता है ट्रू रिब्स। और कौन कौन सी ये डायरेक्टली जुड़ी हैं, आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 7 तक ये डायरेक्टली जुड़ी हैं। तो ये जो रिब्स होती हैं इसको ट्रू रिब कहा जाता है। इसके अलावा ये जो डायरेक्ट नहीं जुड़ी हैं उनको कहा जाता है फॉल्स रिब, जो कि है 8, 9, 10। ये इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ी हैं, ये यहाँ पर के आके जुड़ रही हैं 7 वाली से, फिर चेस्ट बोन से अटैच हो रही हैं। तो ऐसी रिब्स इसको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। इसके अलावा ये जो 2 रिब्स होती हैं ना 11th एंड 12th वाली, वो जुड़ी नहीं होती, वो पीछे से अटैच होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं, इसी वजह से इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसके बाद आपको पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में अगर हम टोटल बात करें तो 126 बोन्स आती हैं, यानी कि 126 हड्डियाँ। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट इसको कहा जाता है लिम्ब और जो सेकंड पार्ट होता है वो होते हैं गर्डल्स। ये जो लिम्ब है ना, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हैंड यानी कि हमारे हाथ, इसके अलावा हमारे लेग्स यानी कि पैर। अब हमारे हाथ में ना टोटल 30 बोन्स होती हैं एक हाथ में। अब अगर हम दोनों हाथ की बात करें तो टोटल आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवल हमारे दोनों हाथ को मिलाकर के 60 बोन्स होगा। सेम यहाँ पे लेग्स में भी 30 बोन्स होता है, लेकिन हमारे 2 लेग्स हैं तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 बोन्स हो जाएंगी, यानी कि 120 बोन्स तो केवल लिम्ब में होगा। यहाँ पे जो गर्डल्स है ना, इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। एक यहाँ पे आएगा पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का मतलब होता है जिसमें हाथ फंसे होते हैं, जैसे कि आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसी वजह से इसको पेक्टोरल या फिर शोल्डर गर्डल भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक गर्डल क्या होते हैं? जिसमें आपका पैर फंसा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पेल्विक गर्डल है, क्योंकि इसी में आपके ये पैर फंसे होते हैं। पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन्स होती हैं, यानी कि 4 हड्डियां, और पेल्विक गर्डल में यहाँ पे केवल 2 बोन्स होती हैं। टोटल मिला करके ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है इसमें 126 बोन्स होती हैं। यहाँ पे है पेक्टोरल गर्डल, जिसको कि शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। इसमें टोटल 4 बोन्स होती हैं और इसमें कौन कौन सी बोन होगी? ये हो गई स्केप्यूला, और इसके अलावा ये जो बोन आप देख रहे हैं जिसको क्लैविकल कहते हैं, इसको ना कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन कहते हैं। ये आपको ऊपर से ही दिखाई भी देता होगा, इसको कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे जो हैंड होते हैं इसमें कौन कौन सी बोन होती है, तो इसमें होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद जो कार्पल्स आती हैं ना, ये वाला, तो इसमें 8 बोन होती हैं। और इसके बाद आता है मेटाकार्पल, जिसमें कि 5 बोन्स होती हैं। और ये जो हमारा फिंगर्स होता है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको फैलेंजेस कहते हैं, इसमें 14 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पेल्विक गर्डल। ये होता है पेल्विक गर्डल जिसमें कि पैर फंसे होते हैं, इसमें केवल 2 बोन्स होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे लेग में कौन कौन सी बोन होती हैं, तो इसमें ना पहला बोन जो होता है वो होता है फीमर। फीमर जो है ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होता है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आता है पटेला बोन, जो कि इनके बीच में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है फिब्यूला, टिबिया, टार्सल, जो कि 7 बोन होती हैं, यहाँ पे है टार्सल। उसके बाद यहाँ पे आता है मेटाटार्सल, और जो आगे वाला भाग होता है लेग्स का वो होता है फैलेंजेस, इसमें भी 14 बोन्स होती हैं। तो अगर हैंड एंड लेग की बात करें तो 30 बोन्स होती हैं। यहाँ पे ख़त्म होता है स्केलेटन सिस्टम। इसके बाद आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट, यानी कि हमारी हड्डियाँ जो होती हैं उनमें कुछ जॉइंट पाए जाते हैं, तो वो किस टाइप की होती हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जॉइंट कितने तरीके के होते हैं, तो 3 तरीके के जॉइंट हमारे बॉडी में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है इमूवेबल जॉइंट, जो कि फाइब्रस जॉइंट होते हैं, और ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि बोन्स के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। इसका मतलब इस तरह का जॉइंट जहाँ पर भी पाया जाएगा वो आपका जो बोन होगा या फिर वो जो पार्ट होगा ना, वो मूव नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है स्कल। हमारा जो स्कल होता है उसमें 29 बोन्स पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी किया है। तो
तो जो 29 बोन्स होती हैं ना, तो आपने उसमें पढ़ा कि 8 क्रेनियल बोन होती हैं, 14 फेशियल बोन होती हैं, 6 मिडिल ईयर ऑसिकल होते हैं, यानी कि कान की हड्डी होती है 3 एक कान में और 3 एक कान में, तो वो होता है 6 मिडिल ईयर ऑसिकल। इसके अलावा एक जो हायाइड बोन होती है, तो ये सभी ऐसे बोन होते हैं वहाँ पे जो जॉइंट होगा वो मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। इसका एक एक्सेप्शन है, वो है मैंडिबल, और इसको जॉ बोन भी कहते हैं, यानी कि जो नीचे वाला जबड़ा है वो स्कल बोन का ही हिस्सा है, लेकिन वो मूव करता है, बाकी के जो वहाँ पे बोन्स हैं वो मूव नहीं करते, तो वहाँ पे पाया जाएगा फाइब्रस जॉइंट, जिसको कि इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अब ये जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं ये थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं, और ये होते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ये कार्टिलेज से ज्वाइन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट बिटवीन सॉफ्ट बोन, यानी कि जो नरम हड्डियाँ होती हैं वहाँ पे जो जोड़ मिलेगा वो कार्टिलेज का जोड़ होगा। रिब्स के बीच में, बैकबोन के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके बीच में, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी मूवमेंट ना हो हमारे स्पाइन या बैकबोन में, तो हम झुक नहीं पाएंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट अलाउ होता है। थर्ड यहाँ पे आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है तो ये ऐसा जॉइंट होगा जहाँ पे पूरी तरीके से मूवमेंट हो सकता है, इसको स्नोवियल जॉइंट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक बोन ऊपर है, एक बोन ऐसे नीचे है, तो इसके बीच में स्नोवियल फ्लूइड भरा होगा और इसके द्वारा ये बोन अटैच होती हैं, जिस वजह से ये मूवमेंट को होने देती हैं, यानी कि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं ये भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। अब इसके आपको एक एक एग्जाम्पल भी समझने हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें हिंज जॉइंट की, तो ये हिंज जॉइंट ना ऐसे जॉइंट होते हैं जहाँ पे बोन केवल एक तरफ ही मूव कर सकता है, जैसे कि एल्बो, नी एंड फिंगर्स। अगर आप अपने नी को या फिर एल्बो को एक तरफ ही मूव करेंगे तो वो हो जाएगा, अपोजिट साइड पे आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पिवट जॉइंट। अब ये पिवट जॉइंट वहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पे बोन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो ओवरलैपिंग बोन्स अगर जुड़ी हैं तो वहाँ पे आपको पिवट जॉइंट देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है रेडियल अल्नर जॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वहाँ पर मिलेगा जहाँ पे एक कोई मान लीजिए बोन है और उसी के होल में कोई दूसरी वाली बोन अगर जुड़ी हुई है तो वहाँ पे ये वाला जॉइंट मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है शोल्डर एंड हिप्स। लास्ट में यहाँ पे है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जहाँ पे आप हड्डियों को रोटेट कर पाते हैं और जहाँ पे हड्डियों को आप अप एंड डाउन कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है रिस्ट। जो हमारा रिस्ट होता है या फिर थंब, उसको हम पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं ना 360 डिग्री, तो इस वजह से सैडल जॉइंट वहाँ पर मिलेगा। जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि एक हड्डी के होल में दूसरी हड्डी है। फिर है यहाँ पे पिवट जॉइंट, उसके बाद है सैडल जॉइंट, यहाँ पे है हिंज जॉइंट। इसके अलावा भी बहुत तरीके के जॉइंट पाए जाते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी सिर्फ वही पढ़ना है। लास्ट में आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हमने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में भी कवर किया था, लेकिन अगर हम यहाँ पे बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बोन और बोन यानी कि हड्डी और हड्डी किससे जुड़ी होती है, तो ये लिगामेंट से जुड़ी होती है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बल्ब, अब ये जो बल्ब है यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, ये जुड़ी होती है लिगामेंट से। इसके बाद यहाँ पे है बोन एंड मसल। अगर आपसे पूछा जाए कि बोन और मसल अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो किससे जुड़े होते हैं, तो वो टेंडन से जुड़े होते हैं। अगर आप इसको याद रखेंगे कि बल्ब यानी कि बोन एंड बोन लिगामेंट से जुड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद रहेगा कि बोन और मसल टेंडन से जुड़े होते हैं। ये थी आपकी क्लास एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हमने एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिस्कस की हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक वीडियो यहाँ पे और है बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज़ में, जिसमें हम प्लांट के बारे में बात करेंगे, प्लांट पिगमेंट के बारे में बात करेंगे, प्लांट के जो हार्मोन है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो इसके बाद और आएगा और बायोलॉजी यहाँ पे फिनिश हो जाएगी।
अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।